हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका तैयारी वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में भूगोल पढ़ रहे हैं और भूगोल में पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान। जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें तो पिछली कक्षा में हमने इससे संबंधित कुछ चीजों को पढ़ा था। अगर मोस्ट रिसेंट की हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने भूकंप के बारे में पढ़ा था। भूकंप की बात करते हैं। भूकंप में हमने पढ़ा था बॉडी वेव के बारे में, और पढ़ा था सरफेस वेव के बारे में। बॉडी वेव की बात करें, इसमें हमने पढ़ा था पी तरंगों को और एस तरंगों। आपको बता दें, यहाँ पे जो हम भूकंप का अध्ययन कर रहे हैं, वहां पर एक आपदा के रूप में नहीं, बल्कि भूकंप का अध्ययन हमारा करने का उद्देश्य पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए हमने और दो विधियों का प्रयोग किया था। एडवर्ड स्वेस के अनुसार हमने देखा था कि एडवर्ड स्वेस ने रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में तीन परतों के रूप में विभाजन किया था। अगर हम उसकी बात करें तो स्वेस महोदय के अनुसार तीन परतें मिली थी। पहले का नाम था सियाल, दूसरे का नाम था सीमा, तीसरे का नाम था निफे। पहली परत की बात करें सियाल, यस आई है। यहाँ पर सियाल से यह सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा यहाँ पर ज्यादा मिलती है। यह सबसे ऊपरी परत थी। इसके बाद वाली परत की हम बात करें तो उसका नाम था सीमा। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा की अधिकता थी। यह दूसरी परत थी। और जो सबसे अंतिम परत थी, यानी सबसे अंदर वाली परत थी जो केंद्र पर मिलती थी, उस परत का नाम था निफे। निफे का मतलब यहाँ पर निकेल और फेरस की अधिकता थी। आई थिंक ये बात क्लियर आपको हुई होगी। इसके बाद आपको एक चीज बताई गई थी, क्या कि यहां पर सियाल सीमा निफे यह किसके अनुसार है? स्वेस के अनुसार। और स्वेस ने किसको आधार बना के परतों का विभाजन किया है? इन्होंने आधार बनाया था रासायनिक संगठन को, यानी केमिकल कंपोजिशन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। आगे हम बात करने वाले हैं जो आधुनिक आधुनिक मत है, यानी कह सकते हैं जो मोस्ट रिसेंट मेथड है, उसे क्या कहते हैं? भूकंपित तरंगों के प्रकाश में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। ऐसा करने के पीछे का कारण जो है आपको बखूबी पता है। 30 सेकंड में हम इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखिए, इसका कारण क्या है? अगर हम अर्थ को देखें, पृथ्वी को देखें, यह इसका सतह है, यह इसका केंद्र है। पृथ्वी की सतह से जैसे हम केंद्र की ओर बढ़ते हैं, यहां पर ताप यानी टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी इत्यादि की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ती है। कहने का मतलब, पृथ्वी की सतह से जब हम केंद्र की तरफ जाते हैं तो ताप, दाब और घनत्व का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में किसी प्रत्यक्ष विधि से पृथ्वी की सतह से केंद्र पर जाकर वहां के उसकी आंतरिक संरचना के बारे में जान पाना बहुत ही मुश्किल होता है, या कह सकते हैं नामुमकिन होता है। ऐसी कंडीशन में चूंकि हमें जानना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, तो उसे जानने के लिए हम अप्रत्यक्ष विधियों का सहारा लेते हैं, इनडायरेक्ट मेथड का सहारा लेते हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इनडायरेक्ट मेथड का सहारा लेते हैं किसके लिए? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए। और इसी इनडायरेक्ट मेथड में एक मेथड है आपका भूकंपित तरंगों का प्रकाश। ठीक है, भूकंपित तरंगों के आधार पर पृथ्वी की सतह से अंदर पर क्या संरचना है, कौन सी परत है, कैसे बनी है, किस मटेरियल की है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, प्लास्टिक है या इलास्टिक है, इन चीजों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। कैसे करते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ने चल रहे हैं। थोड़ा सा चूंकि भूकंपित तरंगों की बात की जा रही है, भूकंपित तरंगों के द्वारा हम इसका अध्ययन करते हैं। भूकंपित तरंगों को आपने दो पार्टों में बांटा है। पहला बॉडी वेव, जिसमें आती है पी और एस। देखिए, बॉडी वेव का मतलब यह होता है ऐसी तरंगे, ऐसी भूकंपित तरंगे जो पृथ्वी की सतह से नीचे उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? निकाय तरंगे, बॉडी वेव या पी और एस के नाम से जिन्हें जानते हैं। दूसरा है धरातलीय तरंगे। चूंकि हमें धरातल के बारे में यहाँ चर्चा नहीं करना है, धरातलीय तरंगों को हम डिजास्टर के रूप में जब बाद में पढ़ेंगे भूकंप को, उसमें उसकी अध्ययन विस्तृत रूप से किया जाएगा। यहाँ पे हमें आंतरिक संरचना के बारे में जानना है, तो ऐसी कंडीशन में हम पी और एस के गुणों के आधार पर इन चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। देखिए, एक बात आपको क्लियर है
यहाँ पे हम बात करें किसकी, बॉडी वेव की, यानी पी और एस की। तो पी की क्वालिटी की अगर हम बात करें, इसकी विशेषता की बात करें, जो पी तरंग है यानी पी वेव है, यह पी वेव सॉलिड में यानी ठोस में चलता है, द्रव में भी चलता है और गैस अवस्था में भी चलता है। किसकी बात की जा रही है, पी की। अगर हम यस तरंग की बात करें, यस वेव की बात करें, यह ठोस में चलता है, द्रव में एब्सेंट रहता है, द्रव में गायब हो जाता है। बात समझ रहे हैं हमारी, द्रव में यह गायब हो जाता है। गैस में भी यह चलता है, गैस में भी यह चलता है। देखिए, जो पी तरंग है, जो पी वेव है, जो पी वेव है, यह ठोस में चलता है और इसकी वेलोसिटी ठोस में ज्यादा होती है, इसकी वेलोसिटी ठोस में ज्यादा होती है। लेकिन यही वेव जब द्रव में प्रवेश करती है, यानी द्रव अवस्था से होकर गुजरती है, ऐसी कंडीशन में इसकी वेलोसिटी में कुछ कमी आ जाती है। कहने का मतलब, पी में जितनी तेजी से चलती है, जितने वेलोसिटी से चलती है कह सकते हैं, उससे उसकी वेलोसिटी में कुछ कमी आ जाती है। लेकिन हम यस की अगर हम बात करेंगे, यस तो ठोस में तो चलती है, लेकिन द्रव में पूरी तरह से गायब हो जाती, पूरी तरह से एब्सेंट हो जाती। आई थिंक बात आपको क्लियर है, समझ में आ रही है। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। हमें पढ़ना है इस लेक्चर में किसके बारे में, भूकंपी छाया क्षेत्र के बारे में, शैडो रीजन के बारे में। आप समझिएगा खूब ध्यान से, शैडो रीजन की हम बात कर रहे हैं। चूंकि आपने कुछ चीजों को जान लिया है, पी तरंगों के बारे में, यस तरंगों के बारे में जान लिया है। पी और यस को हम प्रवेश कराते हैं धरातल के नीचे, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, तो देखते हैं किस जगह पर क्या परिवर्तन होता है और कहां पर शैडो रीजन बनता है। शैडो रीजन का आप व्यवहारिक तौर पर पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, शैडो की हम बात करें अगर, शैडो का मतलब क्या होता है, छाया। जैसे आप कहीं खड़े हो धूप में, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए ये आप खड़े हैं, ठीक है, ये आप खड़े हैं धूप में, तो आपकी परछाई कहीं पर बनती है। परछाई से क्या से होता है कि आपके ऊपर जो पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश है, वह आपके शरीर को पार करके नहीं जा रहा है, तो आपके शरीर की छाया बना दे रहा है धरातल पर, उसी को क्या कहते हैं, परछाई, उसी क्या कहते हैं, शैडो। ऐसी ही कंडीशन होती है भूकंपी तरंगों की। जब हम पृथ्वी के धरातल के नीचे पी और एस के बारे में अध्ययन करते हैं, पी और एस का विचरण होता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कुछ क्षेत्र ऐसे बनते हैं जहां पर पी और एस तरंगे या तो पूरी तरह से गायब हो जाती हैं, या तो इनकी मात्रा में क्षीणता आ जाती है, यानी कमी आ जाती है। कभी कभी ऐसा होगा, पी तो दिखेगी और यस पूरी तरह से गायब हो जाती है। इसी चीज को हम कहेंगे शैडो रीजन। अगर पी के बारे में हम देखें, पी कहां पर गायब हो जा रही है, कहां पर उसके वेग में कमी हो जा रही है, उसके आधार पर उसका शैडो रीजन देखेंगे, और यस का भी उसी के आधार पर देखेंगे। आइए हम फिगर से इस चीज को आगे समझने की कोशिश करते हैं, कंसंट्रेशन बना के देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिस्मोग्राफ की। सिस्मोग्राफ क्या होता है, नाम आपने सुना होगा, कई बार वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, वो है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक यंत्र है, एक मशीन है कह सकते हैं, एक यंत्र है। इस यंत्र की सहायता से भूकंपी तरंगों की भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड किया जाता है, या कह सकते हैं भूकंपी तरंगों का अभिलेखन किया जाता है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्या किसकी बात कर रहे हैं, सिस्मोग्राफ की। सिस्मोग्राफ की सहायता से भूकंपी तरंगों का अभिलेखन किया जाता है, यानी रिकॉर्ड किया जाता है। एक चीज और बता दें, एक फैक्चुअल चीज है, जब भूकंप आने वाला होता है तो वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है, रेडान गैस की। कई बार यूपीपीसीएस में, आरओ में और वनडे परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि भूकंप आने के समय वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है, वो है रेडान गैस की मात्रा। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। सिस्मोग्राफ से क्या करते हैं, भूकंपी तरंगों का अभिलेखन करते हैं, यानी भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये एक प्रकार का मशीनरी यंत्र होता है, ठीक है, उसी के सहायता से रिकॉर्ड करते हैं। उसके स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ने की जरूरत है, यहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या है, पी और एस तरंगों की सहायता से इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में जानना। आगे बढ़ते हैं। सिस्मोग्राफ पर भूकंपी तरंगें अभिलिखित होती हैं, जी बिल्कुल रिकॉर्ड की जाती हैं। यद्यपि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, बात यहीं शुरू होती है, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां कोई भी भूकंपी तरंग रिकॉर्ड नहीं होती है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर भूकंपी तरंग रिकॉर्ड नहीं होती है, इसलिए उस क्षेत्र को कहते हैं छाया क्षेत्र
या कह सकते हैं शैडो रीजन। आई थिंक बात आपको समझ में आ रही होगी। अभी फिगर से आगे और भी क्लियर हो जाएगा। एक भूकंपी तरंग का छाया क्षेत्र दूसरे से भिन्न होता है। कैसे भिन्न होता है? हम पी और यस के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि पी का छाया क्षेत्र अलग होगा और यस का छाया क्षेत्र अलग होगा, यानी पी और यस का शैडो रीजन अलग अलग होता है। कैसे होता है, कितना होता है, इस चीज को आपको याद भी करना है, बढ़िया से समझना भी है। बस अगले कुछ 2-4 मिनट में आप इन चीजों को क्लियर कर जाएंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक फिगर आपको नजर आ रहा है, एक फिगर आप देख रहे हैं। चूंकि भूकंप के बारे में काफी चीजें आपने सीखा है, एक शब्द का नाम सुना है आपने, फोकस सुना है। इसी को क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर पिछली कक्षा में हमने इसके बारे में बताया है आपको। अगर आपने पिछली कक्षा को देखा होगा, आई थिंक वहां पे बात क्लियर हुई होगी, फिर से यहाँ पे बता देंगे हम। इसके बाद एक शब्द आपने देखा था, ईपी सेंटर, देखा था ईपी सेंटर, समझ लीजिए। फोकस या हाइपोसेंटर क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित वह स्थान जहां पे ऊर्जा का संचयन होता है, यानी जहां से ऊर्जा प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में चारों तरफ फैलती है, उस स्थान को हम कहते हैं क्या? फोकस या हाइपोसेंटर। आई थिंक बात क्लियर है आपको। इसी को अधिकेंद्र अवकेंद्र भी कहते हैं। हिंदी में चक्षु का भी प्रयोग करते हैं। चक्षु कहने का मतलब आंख, भूकंप की आंख कह सकते हैं। ऐसे जगह पर जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है, ऐसा कह सकते हैं, वह क्या है? चक्षु, हाइपोसेंटर या फोकस। क्लियर बात? देखिए इस फिगर में यहां पे देख रहे हैं आप, ये वाला पोजीशन, यहां पर भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, ये पॉइंट, इसे क्या कहेंगे हम? एफ। एफ फॉर फोकस, या कह सकते हैं इसे क्या कहेंगे? हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर। आई थिंक बात क्लियर है। अब यहां से भूकंपी तरंगें जब उत्पन्न हो रही हैं, तो ये सभी दिशाओं में फैलेंगी। अब हम बात करते हैं ईपी सेंटर की। सभी दिशाओं में जब फैलेंगी तो जो सबसे नजदीक का बिंदु होगा वहीं पर सबसे पहले पहुंचेंगी, और जिस नजदीकी बिंदु पर सबसे पहले ये भूकंपी तरंग पहुंचती है, उसी स्थान को हम कहते हैं क्या? ईपी सेंटर, यानी ई। यही है आपका ईपी सेंटर। बात क्लियर है? ईपी सेंटर का मतलब अधिकेंद्र। अधिकेंद्र क्या होता है आप समझ गए होंगे। आई थिंक यहां से भी पृथ्वी के धरातल पर स्थित वह स्थान जहां पर भूकंपी तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं, या कह सकते हैं पृथ्वी के धरातल पर स्थित वह स्थान जहां पर भूकंपी तरंगें सबसे पहले पहुंचते के अलावा इसकी दूसरी डेफिनेशन कह सकते हैं धरातल पर स्थित वह स्थान जो फोकस से सबसे नजदीक होता है, यानी हाइपोसेंटर सबसे नजदीक होता है। भैया देखिए यहाँ पे हाइपोसेंटर सबसे नजदीक है तभी तो जल्दी पहुंचेगा। दूसरी डेफिनेशन आप बना सकते हैं, एपिसेंटर धरातल पर स्थित वह स्थान होता है जो फोकस से लंबवत होता है। लंबवत का मतलब जैसे आप यहाँ पे ये समझिएगा, इस पॉइंट से ये लंबवत है, कहने का मतलब अगर यहाँ से कोई प्रकाश तरंग, भूकंपी तरंग आगे बढ़ेगी तो ये सबसे लंबवत जो है उसी स्थान पर सबसे पहले पहुंचेगी। उसी चीज के बारे में बात की जा रही है। आगे बढ़े, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। हम बात करने वाले हैं यहाँ पे छाया क्षेत्र की, है ना, शैडो रीजन की। आप यहाँ पे इस फिगर से खूब कंसंट्रेशन बना के देखिएगा, छाया क्षेत्र बनता कहां पर है। यहाँ पर जब भूकंपी तरंग उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न होने के बाद क्या होगा? सभी संभव दिशाओं में देखिए ये यहाँ पर बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। कंडीशन क्या हो रहा है? ऐसे बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है ना, ये सभी दिशाओं में से बढ़ रही है। यहाँ पे देखने को क्या मिलता है? एक निश्चित समय के बाद देखिए यहाँ पे जो भूकंपी तरंग की बात हो रही है, यहाँ पे पी और यस दोनों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पी और यस दोनों की बात हो रही है, यानी फोकस से, हाइपोसेंटर से पी और यस दोनों तरंगें उत्पन्न हुई हैं, ये सभी दिशाओं में फैल रही है। अंदर क्या परिवर्तन होता है इसी के बारे में हमें सीखना है। यहाँ पे देखा यह जाता है एक निश्चित समय के बाद, देख रहे हैं उस गहराई पर जाने के बाद, एक निश्चित एंगल के बाद यहाँ पर देख रहे हैं पी तरंगे और यस तरंगे इस पूरी एरिया में समान रूप से दिख रही हैं। यहाँ पर पी और यस दोनों विजिट हो रही हैं, यहाँ पर देखेंगे पी और यस यहाँ तक दोनों विजिट हो रही है, दिख रही है। बात क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई सबको? आगे बढ़े। फिर देखा क्या जाता है, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं कहां पर? 103 डिग्री पर, 103 पर, 103 डिग्री एंगल पर जब पहुंचते हैं, यहां पर
एक विशेष प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। कहां पर? 103 डिग्री के कोण पर। परिवर्तन क्या देखने को मिलता है? यहां पर जो आ रही, यहां से आने वाली जो पी तरंगे हैं, इसकी वेग में गिरावट हो जाती है। यही तरंगे हैं, जैसे यहाँ पे आ रही हैं, यहां से आने के बाद ऐसे विचलित होकर इस भाग में आ रही। बात समझ में आ रही होगी? ऐसे जो यहां से आने वाली तरंग है, यहां से ऐसे विचलित होकर इस भाग में आ रही है। हम किसकी बात कर रहे हैं? पी की। लेकिन हम यश को अगर देखेंगे तो क्या हो रहा? यश यहां पर पूरी तरह से गायब हो जा रही है। क्या हो जा रहा है? यश पूरी तरह से क्या हो जा रही है? गायब। बात समझ रहे हैं? अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा आप समझिएगा, 103 डिग्री एंगल तक पी और यश में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जैसे 103 डिग्री पर पहुंच रहे हैं, वहां पर देख रहे हैं यश तरंग गायब हो जा रही है, और जो पी तरंग है यानी जो पी वेव है, उसकी भी वेलोसिटी कम हो जा रही है। बात क्लियर है? पी वेव की वेलोसिटी कम हो जा रही है और यश तरंग गायब हो जा रही है। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, पीछे हमने एक चीज आपको बताया था कि जो पी तरंग की विशेषता होती है, पी, ये सॉलिड में, ठोस में बात करें, ये ठोस में इसकी स्पीड ज्यादा होती है, वेलोसिटी ज्यादा होती है, लेकिन द्रव में इसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये पी की बात हो रही है। अगर हम यस की बात करें, ठोस में तो ये चलती है ना, लेकिन अगर हम द्रव की बात करें, ये द्रव में पूरी तरह से क्या हो जाती है? एब्सेंट हो जा रही है। बात क्लियर है? अब यहां पर इस फिगर से हम क्या देखें कि 103 डिग्री के कोण पर आते आते यस गायब हो जा रही है, कहने का मतलब यह द्रव अवस्था में। पी की वेलोसिटी कम हो जा रही है, कहने का मतलब यह द्रव अवस्था में। आई थिंक यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यह कितने किलोमीटर अंदर जाने पर ऐसा होता है, अगर उसकी हम बात करें, अगले लेक्चर में फिलहाल बताना है 2900 किलोमीटर होता है, आप बस इतना जानते रहिए। एक प्रश्न और यहां पर उठता है, क्या यह 103 डिग्री की हमने बात कर लिया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहले क्या होता है, फिर इसके बाद हम बता देंगे। आगे जब बढ़ेंगे कहां पर? 143 डिग्री के कोण पर। ठीक है, 143 डिग्री के एंगल पर जब जाएंगे, देखेंगे वहां पर क्या स्थिति बनती है। यह 103 डिग्री का एरिया था, और यहाँ पे 143 डिग्री के पास तक जब पहुंचेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे पी जो तरंगे हैं, जो पी वेव है, यह फिर से दिख रही हैं और अपने पूर्वावस्था में दिख रही है। कहने का मतलब स्थिति क्या बन रही है? पी तरंगे पूरी तरह से फिर नजर आ रही है, लेकिन यह सभी भी क्या है? गायब है। क्यों? इससे यह लगता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इस जगह पर आने के बाद कुछ विशेष प्रकार का परिवर्तन हुआ है। ये जो परिवर्तन हुआ है, इन्हीं परिवर्तन को हम असंबद्धता के रूप में अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ इतना समझ रहे हैं, कितने एंगल से कितने एंगल के बीच छाया क्षेत्र बन रहा है, कहां पर पी का छाया क्षेत्र बन रहा है और कहां पर यस का छाया क्षेत्र बन रहा है। ठीक है, यानी पी और यस के शैडो रीजन के बारे में हमें समझना है। देखते हैं, यहां पे 103 डिग्री के बीच में हम देखेंगे, यहां पर देख रहे हैं क्या हो रहा है? पी वाली एरिया की जो वेलोसिटी है, जो पी तरंग की वेलोसिटी वहां पे कम हो जा रही है, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट रूप से पी वेव नहीं मिल रही है। ठीक है, डायरेक्ट पी वेव नहीं मिल रही, वो कहां पर? वह डिस्टर्ब होके आ रही है, यानी छीड़ होके आ रही है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या कहेंगे? ये पी का शैडो रीजन है। बात समझ रहे हैं? किसका शैडो रीजन है या शैडो जोन है? पी का। आगे बात चले, अब प्रश्न क्या बनता है एग्जाम? प्रश्न यही पूछेगा, पी के शैडो रीजन कहां बनता है? आप कह सकते हैं क्या? 103 डिग्री से लेकर कहां पर? 143 डिग्री के बीच। बात क्लियर है? पी का शैडो रीजन कहां पर बनता है? 103 से लेकर 43 के बीच में। आगे चले, अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यस का। यस का बात करेंगे, क्या होगा? यहां पर देख रहे हैं यस तो यहां पे पूरा गायब था, यहां पर केवल पी नजर आ रहा है। कहने का मतलब यहां से यहां तक की जो एरिया है, यानी 103 से लेकर इस 103 के बीच, यहां पर यस तरंगे पूरी तरह से गायब हैं। इसलिए यहां पर क्या कहेंगे? यस का छाया क्षेत्र, यानी यस तरंगों का छाया क्षेत्र, या यस वेव शैडो रीजन। बात क्लियर है? चलते हैं, इसको हम अगले एक और स्लाइड से, एक और इमेज से देखते हैं, किसको? यस तरंगों के बारे में। अब उसको देखने से पहले थोड़ी सी एक बात आपको और बता देते हैं, आप खूब ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को। हमने भी यहां पर बात किया किसका? हमने बात किया एंगल का। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, इस एंगल को हम फाइंड कैसे करते हैं? यहां पर एक काल्पनिक रेखा हम खींच देते हैं। ठीक है, ये बीचों बीच जा रही,
और यहाँ पर पृथ्वी का सेंटर है। क्या है? सेंटर है, यानी पृथ्वी का केंद्र है। बात क्लियर है? अब एंगल कैसे फाइंड करेंगे? यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे हम खींचेंगे, लंबवत, ठीक है। ऐसी कंडीशन में देखेंगे, ये जो हमने काल्पनिक रेखा पहले खींचा था, इसके सहारे यहां पर बन रहा है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। बात समझ गए? अगर हम यहां से खींचेंगे, ऐसे ऐसे काल्पनिक रेखा खींचेंगे, यहां से कितना बन रहा है? यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। बात हमारी समझ रहे होंगे आप? बात समझ रहे होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस कलर से बना दे रहे, हो सकता ना दिख रहा हो, ठीक है। इसके सहारे 90 बन रहा है। अब ये ऊपर वाला जैसे वैसे रहेगा। अगर हम इसको देखेंगे, इस रेखा को जो हमने बनाया था, ऐसे जब देखेंगे, यहां से जो स्थिति बनेगी, यानी ये स्थिति, यहां से ये स्थिति बना रहा है कहां? यहाँ पर 143 डिग्री का कोण। कितना बना रहा है? 103 डिग्री का कोण, 103 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। यही रेखा जब ऐसे झुका के लाएंगे, यहां तक देखेंगे, क्या इस जगह पे बना रहा है कितना? इस वाली एरिया पे पूरा बना रहा है, इस पूरे एरिया पे बना रहा है कितना? 143 डिग्री का एंगल। बात समझ गए हमारी? इसी तरह से इस साइड में देखेंगे, 103 कहां पर बनेगा? इसको जब ऐसे लेके जाएंगे, यानी इस जगह पर, यहां पर कितना बन रहा है? 103। इसको फिर जब ऐसे यहां तक जाएंगे, कितना बन रहा है? ये पूरा इस जगह पे बन रहा है कोण कितना? 143 डिग्री। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलते हैं आगे। थोड़ा यश के छाया क्षेत्र के बारे में हम पढ़ लेते हैं, उससे पहले कुछ लाइनें देख लेते हैं। भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 103 के भीतर किसी भी दूरी पर पी और एस दोनों तरंगें रिकॉर्ड की जाती। 103 डिग्री के भीतर, आपने बात को समझा होगा, यही था स्थिति, यही था, यहीं से आने वाली जो तरंगे थी, यहां तक तो बराबर आई थी। कहां पर? 103, 103, यहां तक 103 तक पी और एस दोनों रिकॉर्ड की गई थी, आपने फिगर में देखा था, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, स्थिति क्या हुई थी, यहां से आने वाली तरंग ऐसे विचलित होकर आई थी, ठीक है, ऐसे विचलित होकर आई थी। यानी जो ए वाली एरिया है कितना है? 143, और ये थी 143। यहां पर क्या देखा था? ये पी छाया क्षेत्र बनाई थी। क्या बनाई थी? पी छाया क्षेत्र। कहने का मतलब पी तरंगे 103 और 143 के बीच में डायरेक्ट नहीं दिखी थी, यहां पर भी वही सिचुएशन थी। आगे जब हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, यहां पर देखते हैं 103 से 103 के बीच यहां पे यश छाया क्षेत्र बनता है। क्या बनता है? यश छाया क्षेत्र, ठीक है। उसी चीज के बारे में यहां पे लिखा है, 143 से बाहर केवल पी तरंग दिखती है। जी बिल्कुल, पी तरंग दिखती है और यश का अभाव होता है। इसी चीज को हमने बताया, 143 के बाहर, यही 143 का है, यानी यहां से यहां के बीच में केवल क्या नजर आएगा आपका? यहां पर नजर आएगा केवल पी तरंगे, यस पूरी तरह से एब्सेंट। एब्सेंट तो 103 से 103 के बीच में होती है पूरी तरह से, लेकिन अगर हम 143 से 43 के बीच में बात करेंगे, यहाँ पे पी तरंगे दिखती हैं, पी तरंगे दिख जाती हैं, लेकिन यस अभी भी दिख नहीं रहा होता है। बात क्लियर है? चलिए आगे। 103 तथा 43 के बीच का क्षेत्र पी व यस दोनों के लिए छाया क्षेत्र है। जी बिल्कुल, 103 तथा 43, ये बात हम आपको बता दिए गए। छाया क्षेत्र के बारे में हमने बात किया था। 103 से लेकर 43 के बीच किसके बारे में बात करें? 103 से 43 के बीच में पी तथा यस दोनों के लिए छाया क्षेत्र है, लेकिन स्पेशली अगर हम पी के लिए बात करेंगे पूरी तरह से 103 से 143 के बीच। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम यस के बारे में बात कर लेते हैं, यस तरंगों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहां पर छाया क्षेत्र कहां बनने वाला है, देखिएगा। 103 के बाद पूरे क्षेत्र में यस तरंगे नहीं पहुंचती हैं, इस बात को आपने पहले से सीख लिया है। इस पूरी एरिया में क्या होता है? यस तरंगे नहीं पहुंचती हैं, और यस का छाया क्षेत्र जो है ये पी से काफी अधिक होता है। अधिक की बात करें, कितना अधिक होता है? ये जो पूरी पृथ्वी है, वहां से जो आंतरिक भाग है उसका ये 40% तक होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? यस छाया क्षेत्र का। अगर प्रश्न पूछा जाए पृथ्वी की आंतरिक संरचना में किस छाया क्षेत्र का मान अधिक होता है, पी का कि यस का, यल का, तो आप हमेशा लगाएंगे यस का, क्योंकि यस वाली द्रव में संचरण नहीं करती है, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कुछ क्षेत्र ऐसा है जो द्रव अवस्था में है, यानी लिक्विड अवस्था में है, और ऐसी कंडीशन में वह वहां से क्रॉस नहीं कर पाती है, इसलिए इसका छाया क्षेत्र का मान ज्यादा होता है। ज्यादा होता है तो कितना होता है? अगर हम इसकी बात करें,
यह 40% से भी ज्यादा होता है। आई थिंक यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ से आपका छाया क्षेत्र के बारे में सारी इंफॉर्मेशन खत्म होती है। आई थिंक क्लास आपको खूब बढ़िया लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। और जैसा क्लास लगा होता है आपको, आपसे हमेशा बार बार ये कहा जाता है कि अगर आपको क्लास बढ़िया लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं अच्छा लगा वो भी बताइए, क्या सुधार करना आप वो भी बताइए। हम निरंतर सुधार करने का प्रयास करते रहेंगे और आप तक बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने की पूरी पूरी कोशिश करते रहेंगे। आपके अधिकारी बनने की दिशा में हमारा जो योगदान होना चाहिए, हम कोशिश करेंगे उससे ही बेहतर देने की कोशिश हमेशा करते रहें। आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जल्दी टेस्ट सीरीज का फिर से प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, एमसीक्यू का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, तो आप वेट करते रहिए, आपको जल्दी ही डेट अनाउंस कर दी जाएगी कब से करना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं से ओवर करते हैं।